Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 33 साल की एक महिला एक यूट्यूबर कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई ट्रैवल ब्लॉग बनाती रही, दर्शकों को मंदिरों, गुरुद्वारों और कश्मीर की वादियों में ले जाती रही। लेकिन पर्दे के पीछे क्या वो एक मुल्क को धोखा दे रही थी? क्या वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर थी या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की डिजिटल वॉरियर? क्या ट्रैवल वीडियोस बनाने वाली यह महिला दुश्मन मुल्क की आंख और कान बन चुकी थी? हिसार की ज्योति मल्होत्रा अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक केस बन चुकी है। एक ऐसा केस जिसमें धर्म, देशभक्ति, तकनीक और जासूसी शामिल है। सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि एक डायरी भी मिली है और उस डायरी ने कई राज भी खोले हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसकी डायरी में भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए जज्बात, लाहौर की सड़कों पर बिताए वो 10 दिन और आईएसआई एजेंट अली हसन से वो अजीब सी व्हाट्सएप चैट जिसमें ज्योति कहती है पाकिस्तान में शादी करना चाहती हूं और एजेंसी ने जवाब दिया दुआ कबूल है। लेकिन क्या यह महज एक डिजिटल रोमांस था या भारत की जड़ों में पनप रही एक खुफिया घुसपैठ? 2023 में ज्योति पठानकोट भी गई पर कोई वीडियो रिलीज नहीं किया। क्यों? क्या आईएसआई ने उसे वहां भेजा था? क्या वो भारतीय सेना की निगरानी कर रही थी? ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद वो वहीं थी जहां भारत के एयरबेस पर एक बार फिर निगाहें टिक चुकी थी। जांच एजेंसियों को मिले हैं कई अहम सुराग। फॉरेंसिक जांच में मिला है सेना से जुड़ा डेटा, सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट मैसेज और धार्मिक स्थलों की सिक्योरिटी की हर बारीक डिटेल। क्या एक यूट्यूबर बन गई थी जासूस? एनआईए की 3 दिन की पूछताछ में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दुबई, सब जगह की यात्राएं और हर वीडियो में एक अजीब पैटर्न, एक ही सवाल, क्या यह जासूसी सिर्फ ज्योति तक सीमित थी या इसके पीछे कोई पूरा रैकेट है? अब सवाल ये नहीं कि ज्योति मल्होत्रा कौन है, सवाल ये है वो क्या बन चुकी है, एक यूट्यूबर, एक आईएसआई एजेंट या फिर एक मोहरा जो पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बनी। अनजाने में ही सही, ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं है, ये कहानी है उस साजिश की जो स्क्रीन के पीछे से सीमा के पार तक जाती है, उस भरोसे की जो वीडियो में मुस्कुरा कर बना और व्हाट्सएप चैट में मिट गया। और अब सवाल ये नहीं कि ज्योति दोषी है या निर्दोष, सवाल ये है क्या ये सिर्फ शुरुआत है या कोई बहुत बड़ी साजिश का सिरा खुल चुका है? सस्पेंस अभी बाकी है, जांच जारी है और अगला पन्ना अभी खुलना बाकी है। और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ज्योति मल्होत्रा, उम्र 33 साल, हिसार की ज्योति की थोड़ी पुरानी और मूल पहचान एक यूट्यूबर की रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में ज्योति के नाम पर जासूसी का ठप्पा लगा है। ज्योति मल्होत्रा आईएसआई के लिए जासूसी करने वाली, पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी भेजने वाली, भारत के खिलाफ डिजिटल वॉर में शामिल होने वाली। कोरोना के वक्त जब नौकरी इसकी चली गई तो अब इसने ट्रैवल व्लॉग शुरू करके करियर बनाने वाली ज्योति ने एक अलग कहानी लिखी। ज्योति व्यूज, सब्सक्राइब और शेयर के चक्कर में साजिश का हिस्सा बन गई। वो भारत के खिलाफ आईएसआई की गहरी साजिश का हिस्सा थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जांच जारी है, मगर जो तथ्य और सुराग सामने आए हैं उससे ज्योति की असलियत सामने आती जा रही है। ज्योति 2023, 2024 और इस साल भी पाकिस्तान के दौरा कर चुकी है। उन्हीं में से किसी एक दौरे का जिक्र ज्योति ने अपनी डायरी में भी किया है, लेकिन वो राज जो जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं ज्योति ने डायरी के पन्नों में नहीं लिखा। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि पाकिस्तान दौरे पर जो खर्च हुए उसमें किसने मदद करी। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि उसके पाकिस्तान दौरे पर बेहिसाब पैसे खर्च हुए। सोचिए, आमदनी 98 है और खर्चा हो रहा रुपया। ज्योति के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। सबसे पहला है कि उसका पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश से कनेक्शन क्या था। दूसरा, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई अधिकारी अली हसन से व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स। तीसरा, ज्योति का कबूलनामा जिसमें उसने माना है कि कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स के मोबाइल नंबर फर्जी नाम से उसने सेव किए थे ताकि किसी को शक ना हो। इस मामले पर शशांक कुमार सावंत जो हैं एसपी हिसार, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम
अनुसंधान कर। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने ज्योति को जाल में फंसाया है, उसे मोहरा बनाया गया। सवाल है कि क्या ज्योति का इस्तेमाल करके बाकी जासूस रिक्रूट किए जा रहे थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी से एक और व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें आईएसआई एजेंट हसन अली उसे दुआ दे रहा है। तो जवाब में ज्योति कहती है कि पाकिस्तान में शादी करा दो। ज्योति 1 साल पहले पठानकोट भी गई थी, उसने वहां कोई वीडियो रिलीज नहीं की। हालांकि फेसबुक पर शेयर की गई फोटो और एक छोटी क्लिप से उसके वहां जाने का खुलासा जरूर हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम उसे मंगलवार 20 मई को पठानकोट लेकर गई थी। एनआईए ने उसके पठानकोट विजिट को संदिग्ध माना है। संदेह है कि वो वहां आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी के मकसद से हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पठानकोट में आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी। वैसे आपको बता दूं, साल 2016 में भी यहां पे हमला हो चुका है। इस बीच ज्योति से पूछताछ करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से टीम हिसार पहुंची है। दोस्तों, अगर बात करें कि ज्योति से पूछताछ और जांच में क्या निकला है अभी तक, तो आपको बता दूं कि उसके अकाउंट्स में दुबई से ट्रांजैक्शन के भी कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। फॉरेंसिक जांच में ज्योति के मोबाइल से सेना से जुड़ी चीजें मिली हैं, साथ ही बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। जम्मू कश्मीर के एक यूट्यूबर को भी वहां की पुलिस चंडीगढ़ लेकर आई है, उसे भी ज्योति के सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चैटिंग डिलीट की गई है। इतने नहीं, ये भी सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश से जो चैटिंग की थी उसे डिलीट कर दिया और उसमें उसने सायरन बजने के अलावा प्रशासन के लोगों को भेजे गए ब्लैकआउट मैसेज को भी दानिश से के साथ शेयर किया है। मगर इसके बाद वो जो चैट थी वो डिलीट कर देती है। गोल्डन टेम्पल के भी उसने कई वीडियोस भेजे हैं। ये भी पता चला है कि ज्योति ने गोल्डन टेम्पल के साथ साथ कश्मीर के टूरिस्ट के कुछ स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स, वहाँ की कुछ वीडियो हैं लोकेशन के साथ व्हाट्सएप की हैं, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजे थे। ज्योति ने जो है ये सारी जो जानकारी है ये एजेंट्स को भेजी थी। ज्योति से एनआईए 3 दिन की पूछताछ कर चुकी है। 22 मई को उसका रिमांड खत्म हो रहा है, उसे हिसार के कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में ज्योति की जांच के दौरान एनआईए की टीम को उसके ट्रैवल वीडियोस में खास किस्म का पैटर्न भी दिखा है। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर ज्यादातर वीडियो धार्मिक टूरिज्म की है। हालांकि इन वीडियो में धार्मिक स्थलों की जानकारी के बजाय उसने ज्यादा फोकस किया है सिक्योरिटी को लेकर। खासकर बॉर्डर एरिया के वीडियोस में ज्यादा देखने को मिला है। इसके बाद एनआईए और आईबी की टीमें उसकी पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान विजिट के वीडियो को भी अच्छे से चेक कर रही है, गहनता से जांच में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति के जासूसी केस को अब एनआईए पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकती है ताकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले की बारीकी से जांच की जा सके। ज्योति की जांच के दौरान उसके बड़े जासूसी रैकेट मॉडल से जुड़े होने की इनपुट भी मिले हैं। दरअसल वो जल्द ही बांग्लादेश जाना चाहती थी। उसने वीजा के लिए आवेदन की कॉपी भी तैयार कर ली थी, लेकिन खास बात यह है कि उसने अपना स्थायी पता बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तर एरिया में दर्ज किया था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ज्योति वहां बांग्लादेशी ऑपरेटिव से जुड़ने के लिए जा रही थी, जिसके लिए उसने ट्रैवलिंग का बहाना बनाया था। उसे वहां किसी मीटिंग में भी शामिल होना था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि आईएसआई ही बांग्लादेश में ये जासूसी मॉडल बना रही है, जिसमें नए ऑपरेटर्स को जोड़ा जा रहा है। ज्योति के घर से जांच एजेंसियों को एक डायरी भी मिली है रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें उसने लिखा है, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर कर लौट आई हूं। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला। 2 दिन का वक्त बहुत कम था। सरहद की दुनिया पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान की बस और ट्रक के बारे में जितना कहे उतना कम। क्रेजी और कलरफुल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इंडियंस के लिए और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए रास्ते खोलें और सहूलियतें पैदा करें ताकि हिंदू लोग भी वहां विजिट कर पाए। 1947 में जो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे उनसे मिल पाए। डायरी से यह भी पता चलता है कि ज्योति हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीख रही थी। वहीं इस केस पर हिसार पुलिस ने क्या कुछ कहा है, अगर मैं उसे 5 पॉइंट्स में आपको समझाऊं तो ज्योति की गिरफ्तारी के बाद हिसार पुलिस ने बुधवार को पहली बार एक प्रेस नोट जारी किया। 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 152 बीएनएस सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया था। ज्योति मल्होत्रा कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से संपर्क में थी और जो इंफॉर्मेशन थी उसका आदान प्रदान किया जा रहा था। मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। ज्योति के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कुछ बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए थे। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक हरकीरत नाम के शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हरकीरत जो था वीजा सेवा उपलब्ध करवाता है।
हरकीरत से पास से पुलिस ने 2 मोबाइल कब्जे में लिए। उसे फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है और ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। व्हाट्सएप चैट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज्योति 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। हिसार पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी ज्योति से पूछताछ की है। ज्योति हिसार पुलिस की अभी हिरासत में है। ये देखा जा रहा है कि कुछ इस पूरी जांच के दौरान कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यहीन खबरें भी चल रही हैं। तथ्यहीन खबर ना सिर्फ अनुसंधान को इस तरह की जांच में प्रभावित करती है, बल्कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कई सोचने वाली परेशानियां पैदा कर सकती है, उसको प्रभावित करती है। अफवाहों का खंडन करते हुए पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि पूरे मामले में जांच जो कर रही है वो हिसार पुलिस ही कर रही है और ज्योति हिसार पुलिस की ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय एजेंसियां जो कि संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं केंद्रीय, वो ज्योति से वक्त वक्त पर पूछताछ कर रही हैं, पर इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई है। 4 बैंक अकाउंट की पुलिस जांच भी कर रही है। ज्योति की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई तथ्य अभी तक नहीं मिला है। उसकी कथित डायरी के जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। 4 बैंक अकाउंट की गहनता से जांच जारी है। पैसों के लेन देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आतंकवादी संगठनों से संपर्क सामने नहीं आया है ज्योति का अभी तक सीधे तौर पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ज्योति का जो संपर्क है वो किसी आतंकवादी संगठन से है या किसी भी आतंकवादी घटनाओं में वो संलिप्त है, और ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ शादी, धर्म परिवर्तन आदि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये जांच राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। ज्योति पाकिस्तान गई, चीन, बांग्लादेश और कई अन्य देश भी गई थी। सवाल है कि तमाम दौरे के लिए कहां से उसे फंडिंग मिली। ज्योति भारत के खिलाफ वीडियो बनाने लगी। आखिर उन वीडियो के स्क्रिप्ट कौन तैयार कर रहा था? पाकिस्तान में ज्योति को भारी सुरक्षा मिली, आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में थी। आखिर पाकिस्तान की इतनी मेहरबानी ज्योति पर कैसे हो गई? ज्योति का जो दोस्त है दानिश, इस दोस्ती की खातिर ज्योति ने वो कर दिया जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हो चुकी है। एनआईए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सवालों की लंबी लिस्ट के साथ उसके पाकिस्तानी कनेक्शन और जासूसी के जाल को खंगाल रही है। एहसान डार उर्फ दानिश 13 मई 2025 तक पाकिस्तान एम्बेसी का एक कर्मचारी था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। 2023 में पाकिस्तान एम्बेसी पहुंचने वाली ज्योति को दानिश की बदौलत ही वीजा मिल पाया था। तब से दोनों बेहद करीब आ गए। दानिश और ज्योति करीब 1 साल 5 महीने तक मिलते रहे। इस साल मार्च तक ज्योति दानिश के संपर्क में थी, लेकिन उसके बाद क्या ज्योति और दानिश मैसेज के जरिए संपर्क में रहे? यही जानने के लिए जांच एजेंसियां ज्योति के तमाम मैसेज की जांच में जुटी हुई है। जो ज्योति है, लोग इनक्रिप्टेड जो ऐप्स थी उन पर बात करते थे। ज्योति सिग्नल, टेलीग्राम, TOR और VPN का इस्तेमाल करती थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके वीडियो स्क्रिप्ट पहले से तय करके उसे दे दिए जाते थे। वो क्लाउड शेयरिंग के जरिए डिप्लोमेटिक संपर्क में भी थी। भारत से बाहर के दौरे पर विदेशी सिम के इस्तेमाल का शक है। तो क्या दानिश के कहने पर ही ज्योति ने एक एक कदम उठाए? दरअसल दानिश पर शक है कि वो एम्बेसी का कर्मचारी सिर्फ कहने भर के लिए था, वो असल में आईएसआई का चेहरा था। वो लगातार आईएसआई की साजिशों को आगे बढ़ा रहा था। दानिश पहले मदद के नाम पर दोस्ती करता, फिर जाल में फंसने वालों को पाकिस्तान में बैठे आईएसआई अधिकारियों से पहचान करवाता और उन्हें भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा बना लेता। गिरफ्तार ज्योति ने कबूल किया है कि दानिश के कहने पर ही पाकिस्तान में उसके जानकार अली हसन से वो मिली थी, जहां अली हसन ने मेरे रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया था। पाकिस्तान में अली हसन ने मेरे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी। जांच एजेंसियां ज्योति के तमाम कबूलनामे को तकनीकी जांच के लिए वेरीफाई करने में जुटी हुई हैं। स्टोरी में इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।